सबको प्रणाम। चलिए जी, उपस्थित हूँ आपके बीच में लेकर सीए फाउंडेशन के जून 2024 के लॉ के पेपर का रिव्यू लेकर। कैसा आया है पेपर, क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कितने कितने मार्क्स के आए हैं, और क्या ये हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, और इसका आंसर क्या होगा। और इस डिस्कशन को देखने के बाद आप अपना खुद का इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आप कितना सही लिख के आए हैं, कितना लिख के आए हैं, और जितना लिख के आए हैं उसमें कितने नंबर आने की संभावनाएं हैं। तो एक डिटेल्ड सबसे प्यारा रिव्यू अभी तक का पेपर रिव्यू, जिसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन समझेंगे, एक एक क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 हैं। 100 मार्क्स का पेपर है। 3 आवर्स मिले थे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था। उसके बाद बचे हुए 5 क्वेश्चन में से कोई से 4 करने थे। वर्किंग नोट क्वेश्चन का ही पार्ट होंगे। जब आपको कैलकुलेशन करना हो कि गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं, या होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, तो आप क्वेश्चन में वर्किंग नोट देंगे, ये आपको पहले भी कहा था। इसके अलावा रफ वर्क के लिए आप अपनी कॉपी में पीछे जगह बना के इस्तेमाल कर सकते थे, या पेपर में भी जगह दी है रफ वर्क के लिए। खैर, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी है, उसका पहला क्वेश्चन, मतलब 1 का ए बी सी 3 क्वेश्चन है, 7 7 6। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ए। आर के पास ओनरशिप है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की। पी नाम के व्यक्ति ने उसका वो स्टोर विजिट किया और वाटर प्योरीफायर खरीदने की उसकी इच्छा हुई 54,000 का। उसने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया मिस्टर आर को, सेलर को, कि भाई कॉपर फिल्टर वाला प्योरीफायर मुझे चाहिएगा। चूंकि पी को प्योरीफायर क्रेडिट पे चाहिए था, उधारी पे चाहिए था, और वो चाहता था कि मैं 9 इंस्टॉलमेंट्स इक्वली पे करूं। 9 इंस्टॉलमेंट्स इक्वली यानी 54,000 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा, 6,000 ईच। ठीक है। आर ने डिमांड किया कि भैया एक गारंटर लाओ आप ट्रांजेक्शन के लिए। आपको उधारी पे चाहिए तो मैं आपको उधारी पे दे देता हूं प्योरीफायर, लेकिन आपको किसी की गारंटी दिलवानी पड़ेगी। एस वो पी का फ्रेंड था, मतलब आर सेलर, पी बायर और एस श्योरिटी। मतलब क्रेडिटर हो गया आर, प्रिंसिपल डेटर हो गया पी, और एस श्योरिटी हो गया एस। केम फॉरवर्ड एंड गेव द गारंटी फॉर पेमेंट ऑफ वाटर प्योरीफायर। आर ने बेच दिया पी को वाटर प्योरीफायर स्पेसिफिक ब्रांड का। पी ने 4 मंथली इंस्टॉलमेंट तो पे कर दिए। अब 9 में से 4 पे कर दिए, यानी कि 4 इंटू 6 यानी कि 24,000 पे कर चुका है। 6 यानी 6,000। ठीक, मतलब कितना बाकी है अभी, 30,000 बाकी है, यानी कि 5 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹6,000 ईच अभी भी रिमेनिंग है। ठीक है। और उसके बाद प्रिंसिपल डेटर पी इंसॉल्वेंट हो गया। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एस की लायबिलिटी कितनी होगी। कॉमन सेंस की बात है, ये स्पेसिफिक गारंटी है, बोलने की बात ही नहीं है। और लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। तो प्रिंसिपल डेटर की कितनी बची है अब लायबिलिटी, 24 चुका है, 30 बची है। तो अब श्योरिटी की भी लायबिलिटी बचे हुए 30,000 है। तो एस की एज ए गारंटर बैलेंस प्राइस कितनी पे करने की लायबिलिटी है, ये बताइए। तो वो लायबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है वगैरह, वो सब प्रोविजन रेलिवेंट प्रोविजन में डालने थे। अब इसका एक छोटा सा सेकंड पार्ट है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी योर आंसर इफ आर ने वाटर प्योरीफायर मिसरिप्रेजेंटेशन करते हुए बेचा होता, ये बोल के कि ये कॉपर फिल्टर है, जबकि उसके अंदर कॉपर की जगह नॉर्मल फिल्टर लगाए, और ना ही पी को और ना ही एस को इस बात का पता लगता, वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, एंड अपॉन डिस्कवरिंग द ट्रूथ, और ट्रूथ पता लगने पर पी ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं तो प्राइस पे करूंगा ही नहीं। इन रिस्पॉन्स टू पीज रिफ्यूजल आर ने फाइल की सूट एस के खिलाफ, गारंटर के खिलाफ। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए बताइए कि क्या एस वाटर प्योरीफायर का बैलेंस देने के लिए लाइबल होता कि नहीं। तो बोले फर्स्ट केस में तो लाइबल है 30,000 पे करने के लिए, लेकिन इन द सेकेंड केस लाइबल नहीं है। क्यों? क्योंकि याद करो सेक्शन 142, 143, 144, गारंटी व्हेन इनवैलिड एंड व्हेन गारंटी इज ऑब्टेन्ड बाय वे ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी बिकम जीरो। इनफैक्ट उसकी वो डिस्चार्ज नहीं होता है, उसकी लाइबिलिटी अराइज ही नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उसकी गारंटी ही इनवैलिड हो गई है। तो यहाँ पर एस की श्योरिटी की लाइबिलिटी इनवैलिड हो जाती अगर ये माल मिसरिप्रेजेंटेशन से बेचा होता और मिसरिप्रेजेंटेशन से ही गारंटी ली गई होती। तो सेकंड वाले का आंसर भी आ गया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अच्छा, अपने बच्चों को अच्छे से आता है कैसे इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट से लिखते गए साइड में, है ना, पेपर में। एबीसी लिमिटेड के 31/3/2023 को पेडअप कैपिटल है 1,00,000 रुपए। इक्विटी शेयर की गिनती करो आप, तो 10,000 इक्विटी शेयर हैं ऑफ ₹10 ईच। जून 2023 में एबीसी लिमिटेड ने एडिशनल 10,000 इक्विटी शेयर और इशू किए। लो भाई 10,000 और इशू कर दिए जून में,
तो टोटल कंपनी की इक्विटी शेयर कितने हो गए? 20,000 विच वर फुल्ली सब्सक्राइब, यानी कि 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख। इन ये जो सेकेंड टाइम में 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे, आउट ऑफ विच 5,000 ऑफ दीज शेयर्स वर इशूड टू XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो 10 इशू किए थे, इसमें से 5,000 शेयर किसको इशू किए? XYZ प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, यानी टोटल 20,000 है शेयर्स, और उसमें से 5,000 किसको इशू किए? XYZ को। ठीक, XYZ is a holding company of PQR Private Limited by having control over the composition of its board of directors। लो, एक तीसरी कंपनी और आ गई, XYZ की सब्सिडरी, ये होल्डिंग होगी, सब्सिडरी है PQR प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये सब्सिडरी होगी। अब इन दोनों के बीच में रिश्ता कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कारण है, तो ये होल्डिंग सब्सिडरी का तो रिश्ता है, और साथ में XYZ लिमिटेड जो है वो उसकी ABC लिमिटेड क्या बनेगी? एसोसिएट कंपनी क्यों बनेगी? क्योंकि भाई देखो 5,000 शेयर्स हैं आउट ऑफ 20,000 शेयर्स विच इज इक्वल टू 20%, तो 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर अगर आप ले लेते हो तो आप क्या बन जाते हो? दोनों एसोसिएट कंपनी, एक इन्वेस्टिंग कंपनी और दूसरी एसोसिएट। तो ABC लिमिटेड होगी एसोसिएट, XYZ लिमिटेड हो गई उस ABC लिमिटेड में इन्वेस्टिंग कंपनी, और PQR हो गई XYZ की सब्सिडरी। Now PQR Private Limited claims the status of being a subsidiary of ABC Limited as being a subsidiary of its subsidiary that is XYZ Private Limited। लो, अब आप देखो XYZ होल्डिंग है, ICAI पे भरोसा है आपको? देख लो भैया, ये करते हैं XYZ लिमिटेड होल्डिंग कंपनी PQR की, तो XYZ लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ, तो XYZ अगर होल्डिंग है और PQR सब्सिडरी कंपनी है, अब ध्यान देना, तो PQR क्लेम कर रही है स्टेटस ऑफ सब्सिडरी ऑफ ABC एज बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ इट्स सब्सिडरी दैट इज XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब क्या ही बोले ICAI को, खुद को समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं, है ना? क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है इन्होंने, पर ठीक है, अपन समझ रहे हैं सब्सिडरी का रूल ही नहीं लगेगा। सब्सिडरी की सब्सिडरी होती तो सब्सिडरी मानते लेयर रूल से, पर चूंकि यहाँ तो सब्सिडरी नहीं है, एसोसिएट का रिश्ता है, इसलिए PQR लिमिटेड किसी भी कंपनी के सब्सिडरी का स्टेटस क्लेम नहीं कर सकती है। तो PQR लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ XYZ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड की ही सब्सिडरी होगी, वो ABC लिमिटेड की सब्सिडरी हो ही नहीं सकती। ऑल्सो ABC लिमिटेड इज नॉट द होल्डिंग कंपनी ऑफ XYZ, इनफैक्ट XYZ और ABC के बीच में रिश्ता तो एसोसिएट कंपनी का है। तो ऐसा व्यवस्थित एसोसिएट कंपनी भी समझानी है और होल्डिंग सब्सिडरी को भी रेलेवेंट प्रोविजन में थोड़ा थोड़ा समझाना था, और अंत में कंक्लूजन दे देना था। स्टेट द रिलेशनशिप इफ एनी बिटवीन ABC एंड XYZ एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो अंत में ये सब उलझा दिया उन्होंने आपको, ठीक है। और मान लीजिए अगर ICAI सही भी है कि वो ऐसे ही जानबूझ के उलझाना ही चाह रहे हैं, चलो ऐसा फर्ज कर लेते हैं, तो भी ठीक है, हम लोगों को कोई नहीं उलझा सकता। ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड में आप रिश्ता बता दीजिए। तो ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड के बीच में जो रिश्ता है वो एसोसिएट कंपनी का है, जिसमें ABC लिमिटेड इज द एसोसिएट कंपनी ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड, बस इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। एसोसिएट कंपनी अच्छे से समझाना रेलेवेंट प्रोविजन में। क्वेश्चन नंबर 1 का C, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तो नहीं किया है, फिर भी कॉन्सिक्वेंसेस या कुछ डिसेबिलिटीज तो है नॉन रजिस्ट्रेशन की, जिनके कारण एक परसुएसिव प्रेशर यानी कि एक इनडायरेक्ट प्रेशर तो है ही, परसुएड कर रहा है कि भाई करा लो तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। स्टिल उसके बाद भी देयर आर केसेस वेयर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म डज नॉट अफेक्ट सर्टन राइट्स, पर फिर वो 5 सर्टन राइट्स हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के बावजूद भी चलता है, फर्म सू कर सकती है या बाहर वाली पार्टी फर्म को सू कर सकती है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस का रेफरेंस लेते हुए बताइए कि क्या लगेगा। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना ही आसान क्वेश्चन, अच्छे से कर चुके हम इसको टेस्ट में और कई बार बात कर चुके हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था, 1 तो करना ही था कंपलसरी, 2 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। देखो, सोनी फ्रेंड है प्रिया की, सोनी वांटेड टू बाय हर 2 व्हीलर, हर यानी प्रियाज, पढ़ना आया, सोनी के लिए वांटेड लिखा है, सोनी वांटेड टू बाय, हर मीन्स प्रियाज 2 व्हीलर। Priya agreed to sell her 2-wheeler to Sony and it was decided that the price of her 2-wheeler will be fixed by Priya's father. Now sale of goods act, ये तो हमको पता है क्वेश्चन नंबर 2 का A सोगा से आता है और
सोगा का भी प्रैक्टिकल आता है। अच्छे से पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने नंबर का और प्रैक्टिकल आएगा कि डायरेक्ट आएगा। चलो, तो प्रिया के फादर क्या है, एक ऑटो डीलर है, तो उन पे छोड़ दिया कि भाई जो पिताजी बोलेंगे वो प्राइस दे देना। ठीक है, प्रिया ने, तो प्रिया इमीडिएटली हैंडेड ओवर द कीज टू सोनी, और हाथों हाथ उसने चाबी भी दे दी कि पैसे तो आते रहेंगे, जो मेरे पापा बोले वो तो दे देना, चाबी तो ले जा। प्रिया के पिताजी ने प्राइस फिक्स करने से मना कर दिया क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि प्रिया अपनी गाड़ी बेचे, बोले मैं तो नहीं कर रहा प्राइस फिक्स। प्रिया एक्सप्रेस्ड हर इनेबिलिटी टू सेल द टू व्हीलर टू सोनी, प्रिया ने बाद में सोनी से बोला कि मैं तो नहीं बेच पाऊंगी अपनी गाड़ी तुझे, तो चाबी वापस ले आओ। एंड आस्क्ड फॉर रिटर्न, बट सोनी रिफ्यूज टू रिटर्न द सेम, लेकिन सोनी ने अब बेचने से खरीद मतलब वापस करने से मना कर दिया कि मैं तो चाबी नहीं दे रही, अब तो तेरी टू व्हीलर मेरी होगी। एक्सप्लेन कीजिए, कैन प्रिया टेक बैक द व्हीकल फ्रॉम सोनी? नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि जब गुड्स का पोजीशन चला जाता है, ओनरशिप चली जाती है, प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है ना ओनरशिप ट्रांसफर करने में, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हो, एसर्टन हो, ये लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ओनरशिप चली गई और पोजीशन भी चला गया, तो अब आप सिर्फ उससे प्राइस ही रिकवर कर सकते हो, सिर्फ प्राइस रिकवर कर सकते हो, गुड्स वापस नहीं मांग सकते। ठीक, और दूसरा, प्राइस फिक्सेशन का सबसे रेलेवेंट प्रोविजन इसमें मेन वो है कि प्राइस फिक्सेशन जब हमने थर्ड पार्टी पे छोड़ी हो और थर्ड पार्टी फेल्स टू फिक्स द प्राइस, तो कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अपने आप रिसाइंड हो जाता है और आपको सेल करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर गुड सेल हो चुके हैं और पोजीशन भी चला गया हो, तो उस केस में बायर को रीजनेबल, कीवर्ड रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ती है। तो इस केस में प्रिया अपना व्हीकल तो सोनी से वापस रिटर्न नहीं मांग सकती। हाँ, सोनी प्रिया को प्राइस देगी। अब प्रिया के पिताजी ने प्राइस फिक्स नहीं की है तो कोई बात नहीं, लेकिन सोनी को रीजनेबल प्राइस तो प्रिया को देनी ही पड़ेगी। ये हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। दूसरा, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ प्रिया हैड नॉट हैंडेड ओवर द व्हीकल टू सोनी? हाँ, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हुई और पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुआ हो और अगर थर्ड पार्टी फेल्स टू फिक्स प्राइस, तो वहां पर आप बच सकते हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। तो अगर चाबियां हैंड ओवर नहीं की होती या व्हीकल हैंड ओवर नहीं किया होता तो बच जाता, आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते थे, पर इस केस में तो व्हीकल आपने दे दिया था, हैंड ओवर कर दिया था। ठीक, ओनरशिप चली भी जाती तो चलता, अगर प्राइस फिक्स नहीं हुई और पोजीशन नहीं गया है तो भी बच जाते आप, है ना, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते थे। पर ओनरशिप पोजीशन दोनों चले गए हैं तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकते थे। पर सेकंड वाले केस में अगर आपने हैंड ओवर नहीं किया है गाड़ी को तो आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते हो क्योंकि थर्ड पार्टी फेल्स टू फिक्स द प्राइस। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 का ए हुआ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 का ए हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही फुद्दू। राम वॉन्ट्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन विच ही विल बी द ओनली मेंबर। ओपीसी बनाना चाहता है राम। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, व्हाट टाइप ऑफ कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड? बता दो। ये कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं, प्रॉपर है, शुरू में 2 लाइन में रेलेवेंट प्रोविजन एनालिसिस नहीं बनेगा इसमें, सीधे since Ram wants to incorporate a company in which he will be the only member, the type of company that he can incorporate under the Companies Act will be, बड़े बड़े अक्षरों में बोल्ड, 1% कंपनी। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी आर, और उसके बाद लिख दिए सारे पॉइंट, धड़ाधड़ अच्छे से आता है अपने को। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, फुल मार्क्स ला सकते हो आप। 7 में से 5, 6, 5 फुल अच्छे से अच्छा लिखो तो 5, और अगर चेकर अच्छा मिले तो 6 भी आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का सी है, ये भी हम जानते थे कि एलएलपी से आएगा, 6 नंबर का आएगा और थ्योरी ही आएगा, डायरेक्ट आ गया। एलएलपी एक नया फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी है। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल जो पार्टनरशिप ऑफ जो लिमिटेड लाइबिलिटी एट लो कंप्लायंस कॉस्ट देता है कंपनी का, बट अलाउज इट्स पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज ए ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। ये सब पढ़ा हुआ है हमने लाइन, अब ये सिर्फ उलझाने के लिए दिए लाइन है, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि ये सब कुछ है। कीपिंग इन व्यू ऑफ अबव डिफाइन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कुल मिला के 4 कैरेक्टरिस्टिक से 1.5 नंबर का ईच। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन नहीं पूछिए, एलएलपी के कैरेक्टर के रूप में बॉडी कॉर्पोरेट समझाओ। म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं एलएलपी में वो बताओ। फॉरेन एलएलपी का क्या हिसाब किताब है ये बता दो, और एलएलपी आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक, तो फॉरेन एलएलपी भी भारत में एलएलपी बनती है और उसके ऊपर विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस भी लग सकते हैं, लेकिन इंडिया में आके फॉरेन एलएलपी भी एलएलपी का बिजनेस कर सकती है और वो भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आती है। ठीक, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है और बॉडी कॉर्पोरेट होने के नाते ये भी लिख सकते हो आप कि बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी आती है। इसके अलावा एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है हैविंग इट्स ओन बॉडी कॉर्पोरेट। चलिए, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में भी वही लिखना है।
चलिए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में भी वही लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 1 20 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी 20 नंबर का। 20 और 20 40 नंबर तो श्योर शॉट है भाई। अब 40 नंबर का पूरा करके आओ एकदम अच्छे से, खूब गलतियां करो, खूब गलतियां करो, तो भी कितने काटेगा। आधे दे दे भाई, 20 तो यहीं सिक्योर हो गए, काट ले तो जितने काटना है काट ले, फिर भी 20 तो देगा। 20 तो यहीं सिक्योर हो गए, अभी तो शुरू ही हुआ है पेपर। चले क्वेश्चन नंबर 3 का ए का 1 और 3 का ए का 2, 4 नंबर और 3 नंबर। ये भी पता था कि पार्टनरशिप से और प्रैक्टिकल आएगा। 7 नंबर का एक भी आ सकता है और 3-4 नंबर के 2 आ सकते हैं। PQR ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, एक अग्रीमेंट किया कि हम मोटर बस चलाएंगे एक स्पेसिफिक रूट्स पर 12 साल तक। बिज़नेस 4 साल चलाने के बाद उनको ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि बिज़नेस में तो बहुत लॉस हो रहे हैं हर साल। इसके बावजूद P जो है वो डिटरमिन्ड था। याद आ गया मेरे एग्जाम्पल कि भाई मेरे टीचर ने बोला है कि पूरा काम करो, कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना। भाई ऐसे नहीं चलता लाइफ में, रियल लाइफ मोटिवेशन अलग है। तो P तो डिटरमिन्ड है कि बिज़नेस कंटिन्यू करूँगा अभी 8 साल और। तो क्या कर सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म थ्रू कोर्ट, परपेचुअल लॉसेस। याद आ गया, बहुत बढ़िया। एग्जामिन विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कैन P इंसिस्ट टू कंटिन्यू द बिजनेस? P इंसिस्ट नहीं कर सकता, ठीक। और अगर करे भी, इफ सो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू Q and R? तो Q रिलेक्टेंट मतलब जिनकी इच्छा नहीं है कंटिन्यू करने की, रिलेक्टेंट यानी अनविलिंग। तो Q और R जो बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए अनविलिंग है, वो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से जाके कंपलसरी कोर्ट से डिसोल्यूशन करा सकते हैं। और चूंकि उनके पास प्रॉपर एक वैलिड लेजिटिमेट ग्राउंड है, परपेचुअल लॉसेस, कंटिन्यूस लॉसेस, इसलिए कोर्ट ये वाली पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करा देगा। परफेक्ट। अगला, A and B operate a textile merchant business in a partnership. Mr. A finances the business and is a sleeping partner. चलो भाई, एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। इससे डिटेल्ड, इससे प्रॉपर, इससे तगड़ा पेपर रिव्यू आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, है ना। A and B operate a textile merchant business in partnership. कपड़ों का बिजनेस है, टेक्सटाइल मर्चेंट। मिस्टर ए फाइनेंसेस द बिजनेस, मिस्टर ए ने पैसा लगाया है और वो एक स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक। इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस बी अक्वायर सर्टन फैब्रिक गुड्स बिलोंगिंग टू सी। फर्म के रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में बी जो दूसरा पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर, उसने कुछ फैब्रिक, ऑब्वियसली टेक्सटाइल बिजनेस है और आपने फैब्रिक ही खरीदा है, मतलब कपड़े का बिजनेस है और कपड़ा ही खरीदा है। किससे खरीदा है? फैब्रिक गुड्स बिलोंगिंग टू सी। सी को जो बिलोंग करते थे वो फैब्रिक, वो कपड़ा बी ने अपने बिजनेस के लिए खरीदा। हाउएवर बी को ये बात पता है कि ये गुड्स चोरी के हैं। सी भी ये गुड्स क्या करके लाया है, मतलब जो सी को बिलोंग करते थे वो गुड्स कहीं से खरीद लिए, ऐसा। बी ने कुछ गुड्स कहीं से अक्वायर कर लिए हैं जो बिलोंग करते थे सी को, और बी ये बात जानता है कि ये जो गुड्स मैंने लिए हैं, जिससे भी लिए हैं, वो चोरी के गुड्स हैं। डिस्पाइट दिस नॉलेज, ये बात जानते हुए भी बी प्रोसीड्स टू परचेज। प्रोसीड यानी आगे बढ़ना। ये जानते हुए भी बी उन गुड्स को खरीदने के लिए आगे बढ़ता है और गुड्स खरीद लेता है। और इतना ही नहीं, उनमें से कुछ गुड्स जो चोरी की प्रॉपर्टी थी, जो चोरी के गुड्स थे, वो खरीद के उनमें से कुछ गुड्स मार्केट में लोगों को बेच भी देता है। मोरओवर बी रिकॉर्ड्स प्रोसीड्स फ्रॉम दीज सेल्स इन द फर्म्स बुक्स। और अब वो जो चोरी का माल खरीदा, खरीदने के बाद उसमें से कुछ बेच भी दिया, वो जो बेचा उससे जो इनकम आई उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री भी कर दी, फर्म की बुक्स में उसकी रिकॉर्डिंग भी कर दी, एंट्री भी कर दी है। अब ए जो है स्लीपिंग पार्टनर, ही वॉन्ट्स टू अवॉइड द लाइबिलिटी टुवर्ड्स सी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट बाय बी। अब देखो दो इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं, या तो सी से ही खरीदे हैं किसी और की चोरी की प्रॉपर्टी, या गुड्स एक्चुअल में सी को बिलोंग करते थे लेकिन उसने बी ने खरीदे किसी और से। पर इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है कि अंत में मांग तो सी रहा है पैसे की, भाई मैंने तो तुझे दिए हैं गुड्स, या मेरे गुड्स चोरी करके तेरे पास आए हैं, मेरे को पैसा दे दे। हर हाल में मांगेगा तो सी, जो भी एक है। नाउ ए वॉन्ट्स टू अवॉइड द लाइबिलिटी टुवर्ड्स सी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट बाय बी। भाई ये मिसकंडक्ट, ये चोरी चकारी का माल खरीदना और बेचना, ये जो मिसकंडक्ट है बी ने करी है, इसलिए मैं तो नहीं चुकाऊंगा। ए बोल रहा है मैं तो ये लाइबिलिटी नहीं चुकाऊंगा। इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिस्कस कीजिए ए और बी की लाइबिलिटी टुवर्ड्स सी। घर में 100 और 5, बाहर 105, ठीक। अगर इन द नेम ऑफ द फर्म, इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप, ऑर्डिनरी कोर्स और यूजुअल वे में, अब उधार में लेना यूजुअल वे है, क्रेडिट पे लेना। टेक्सटाइल का बिजनेस है, फैब्रिक यानी कपड़ा ही लिया है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी भी, और फर्म के नाम से लिया है। अब चूंकि तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर में आता है, और इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर में अगर कुछ भी काम होता है तो उसके लिए फर्म लायबल है, सारे पार्टनर लायबल है, म्यूचुअल एजेंसी भी है।
तो ये लगाते हुए मानना पड़ेगा कि ए और बी आर लाइबल टुवर्ड्स सी। ठीक, अब आगे जस्टिस रेंडर करने के लिए उन्होंने पूछा ही नहीं, सी के प्रति लाइबिलिटी पूछी है, बाद में ए बी से मांग लेगा जो भी इंडेमनिफिकेशन है कि तेरे कारण लॉस हुआ, वो बात की बात है, वो पूछा ही नहीं क्वेश्चन में, वहां जाना ही नहीं अपने को। कुल मिला के इतना सा पूछा है कि लाइबिलिटी क्या होगी, तो बोले लाइबिलिटी होगी। म्यूचुअल एजेंसी का सिर्फ रेफरेंस देना है, एक वर्ड यूज करना है कि म्यूचुअल एजेंसी भी है, बाकी मेन लगेगा इसमें इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, और वो तीनों कंडीशंस। आया 3 नंबर का एकदम फुद्दू सा छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3B का 1, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा 3B का 1 और 2 देख रहे हो, 4 और 3 मार्क्स, पर दोनों बहुत इजी क्वेश्चन है। XYZ एक कंपनी है, कंपनीज एक्ट में बनी है, पेड अप शेयर कैपिटल इस तरह से है 31/3/2024 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए 20%, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने लिए हैं 10%, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लिए 10%। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, याद करो क्लास में, और इसी मेहनत से किया हमने। ICAI ने इस तरह का क्वेश्चन ये गवर्नमेंट के नाम दे दे के पहली बार पूछा है, पर हम ऐसे ही करते थे। आप चेक कर सकते हो PYQ, ऐसे क्वेश्चन आज तक नहीं आए, कभी उन्होंने नहीं बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतना, स्टेट गवर्नमेंट इतना और ये इतना। वो कुछ अलग तरह से ही गवर्नमेंट कंपनी के क्वेश्चन पूछते थे, पर अपन क्लास में जब इस टॉपिक को पढ़ते थे तो ऐसे ही पढ़ते थे, इस तरह के बाइफर्केशन करके कि पार्टली बाय सेंट्रल पार्टली बाय स्टेट, तो चलो इस स्टेट ने इतना लिया, सेंट्रल ने इतना लिया, ऐसा जोड़ तोड़, और वो जो विजुअलाइजेशन है वो सामने हमारे आया समझ में। मेथड टीचिंग के बच्चों, शार्प बच्चों, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CG ने 20% लिए। अब गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं, सीधा सीधा हिसाब किताब लगाओ, या तो CG ले या SG ले, या तो CG ले या SG ले, इसके अलावा और कौन कौन ले रहा है इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। और वो जो डेफिनेशन का सेकंड पार्ट था, एंड इंक्लूड सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी हो वो भी गवर्नमेंट हो जाती है। अरे समझ में, गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी हो तो वो भी गवर्नमेंट हो जाती है, पर गवर्नमेंट कंपनी प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल करके या मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर ले, खुद मोर देन हाफ ले, तब सब्सिडरी मानी जाती है। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी किसी और में कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर लेती तो उससे फर्क पड़ता ही नहीं ना, उसमें तो कोई रिश्ता ही क्रिएट नहीं होता है। इसका मतलब 5th वाला पॉइंट को कोई रेलेवेंस ही नहीं है, और LIC का भी कोई रेलेवेंस नहीं है। तो प्रॉपर गवर्नमेंटों ने कितने लिए, गवर्नमेंटों ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट सन है, इसी लैंग्वेज में बात करते थे अपन क्लास में। तो 20 10 10 टोटल हो रहा है 40%। अब प्रोविजन में क्या लिख के आओगे, गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए क्या जरूरी है, मोर देन गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए जरूरी है एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल, या नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल, या 51% और मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल मस्ट बी हेल्ड बाय ईदर CG और SG और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, एंड इंक्लूड सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, है ना। अब चूंकि यहाँ पर आपने वर्किंग दिखा दिया कि 20 + 10 + 10 40% हो रहा है, विच इज लेस देन 51%, देयरफॉर XYZ कंपनी इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। तो क्वेश्चन एज पर अबो शेयर होल्डिंग बताइए, XYZ लिमिटेड को गवर्नमेंट कंपनी इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली बोलेंगे या नहीं, नहीं बोलेंगे, एकदम आसान मेथड टीचिंग। हाँ, पेपर ऐसा हुआ ही नहीं है कि पेपर पढ़े हुए में से ना आए, आया समझ में। और खास बात यह है कि MTP RTP PYQ के क्वेश्चन रिपीट हुए भी हैं, कुछ नहीं भी आए हैं, नए भी आए हैं, तो एकदम थोड़ी पूरा पेपर रिपीट हो जाएगा यार, कुछ क्वेश्चन तो थोड़े बहुत नए आएंगे ना। पर वो जो आप समझ गए कि दिस इज नॉट अ बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट, पूरा प्रॉपर लॉ है, कॉन्सेप्चुअल, और ऐसे नहीं पढ़ते तो काम होना ही नहीं था, है ना। चलो आगे देखो, M&N आर होल्डिंग 70 and 30% ऑफ द शेयर्स इन अ कंपनी, दोनों मर जाते हैं एक एक्सीडेंट में, लो दो शेयर होल्डर मतलब प्राइवेट कंपनी है, 70-30%। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से बताइए लीगल इफेक्ट क्या होगा, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, ये वही है, 5 लोग गाड़ी से जा रहे थे, 5 मर गए, तो कंपनी का क्या होगा। सेम क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं, 3 नंबर में आया, बहुत आसान, तीनों प्रोविजन लिखने, परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी, और कंपनी का क्या होगा, लीगल इफेक्ट ये होगा कि कंपनी कंटिन्यू करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 का C, explain in brief with reference to provisions of Indian Contract Act what are the rights enjoyed by surety, rights of surety against creditor, rights of surety against principal debtor और rights of surety against co-surety। सब पढ़ रखा है हमने अच्छे से, है ना, क्लास में भी पढ़ा, रिवीजन में भी पढ़ा, मैराथन में अच्छे से कर चुके थे। श्योरिटी के राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट टू ऑल द सिक्योरिटीज, वो सब चीज़ें जो आपको याद आ रही है वो सब हमने पढ़ा है। तो 6 नंबर का एकदम आसान क्वेश्चन ये भी आया है। तो इस तरीके से ये पहले 3 क्वेश्चन तो सारे के सारे ही बन जाने चाहिए थे। अब हो गए 3 क्वेश्चन, यानी कि 20 20 20 60 नंबर का पेपर पूरा सही।
अगला क्वेश्चन नंबर 4, 4 का ए का 1। अब देखिए पेपर थोड़ा सा लेंदी भी इन्होंने बनाया है। 4 का ए का 1, 4 का ए का 2, तो ऐसे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे सब पार्ट्स भी दिए हैं। ठीक है। मिस्टर जे एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद मिस्टर एस टू परचेज हिज हाउस फॉर ₹20 लाख विद इन 3 मंथ्स। मिस्टर जे ने अग्रीमेंट किया मिस्टर एस के साथ कि मैं 3 महीने के अंदर अंदर आपका घर 20 लाख में खरीद लूंगा। ही ऑल्सो पेड 50,000 एज टोकन मनी। In the meanwhile, in an anti-encroachment drive of the local administration, Mr. S's house was demolished. When Mr. J was informed about the incident, he asked for the refund of token money. Referring to the provisions of Indian Contract Act, बताइए मिस्टर जे को रिफंड मिलेगा या नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। मिस्टर जे और एस एंटर करते हैं कि मिस्टर जे मिस्टर एस का हाउस 3 महीने के अंदर अंदर 20 लाख में खरीद लेंगे और उन्होंने 50,000 एडवांस भी दे दिए, टोकन मनी एडवांस। मीनवाइल इस दौरान लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपैलिटी है, उसने अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत, ड्राइव यानी मुहिम, एंटी एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण, जो आप सरकारी ज़मीन हथिया लेते हो, सरकारी ज़मीन पे मकान बना लेते हो, अपने जो अलॉटेड जगह उसके आगे तक मकान ले जाते हो, अपनी कंस्ट्रक्शन कर लेते हो। तो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के तहत लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मिस्टर एस का जो घर था वो डिमोलिश कर दिया सरकार ने, पूरा घर ही गिरा दिया, मतलब घर इलीगल बना हुआ था। ठीक है। मिस्टर जे को जब बताया गया कि भाई ये घर तो टूट गया, अब हम नहीं बेच पाएंगे, सरकार नहीं तोड़ दिया है, तो मिस्टर जे ने अपना पैसा, टोकन मनी जो 50,000 भर दिया था, वो रिफंड मांगा है। रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बताइए कि मिस्टर जी को उनका पैसा मिलेगा कि नहीं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन को इस तरीके से सिर्फ अपन देखने वाले हैं, आप बहुत ध्यान से सुनना कि भाई ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इलीगल प्रॉपर्टी को या जो प्रॉपर्टी लीगली बनी नहीं है उसको खरीदना ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, और अगर अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है तो एनी मनी पेड अंडर वॉइड अग्रीमेंट इज नॉट रिकवरेबल, ये हमने पढ़ा है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ये वैसे जाएगा। लेकिन अगर आईसीआई एंटी इंक्रोचमेंट को इस दृष्टिकोण से नहीं देखता है ना, आईसीआई इसको ऐसे इलीगल या अनलॉफुल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता है, जो कि वो देख भी सकता है पर नहीं देखेगा, मुझे मालूम है, इतना एक नॉच ऊपर नहीं सोच पाएगा। तो फिर किस धारा में इसको लेके जाएंगे? तो वो इसको इस तरह से लेके जा सकते हैं कि भाई पहले ये मकान बेचना पॉसिबल था, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय इस मकान को बेचना पॉसिबल था, इट वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बाद में वो मकान ही ढहा दिया गया है, मकान ही डिमोलिश हो गया है, तो फिर उस लिहाज से अब इस मकान को, जो मकान ही नहीं उसको बेचेंगे कैसे? तो ये सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही क्या हो गया? अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है। तो मिस्टर एस अपना पैसा जो है, इनफैक्ट मिस्टर जे अपना पैसा मिस्टर एस से वापस मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वॉइड अग्रीमेंट नहीं है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के कारण। तो मनी आपने जो भी ले रखा है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट इज लेटर ऑन फाउंड या डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, फाउंड या डिस्कवर्ड टू बी वॉइड लेटर ऑन, तो जिस व्यक्ति ने बेनिफिट लिया है उसको वो बेनिफिट रिस्टोर करना पड़ेगा। बच्चे बार बार पूछते सर हमने कंक्लूजन गलत लिख दिया, बाकी सब सही लिखा है तो क्या होगा? अगर आपने प्रोविजन सारे सही लगाए मेरे इस रिव्यू से क्रॉस चेक करके, तो प्रोविजन के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कंक्लूजन गलत लिखा है तो आपको 1-2 नंबर उसके कट जाएंगे। लेकिन अगर कंक्लूजन ही सही है और पूरा प्रोविजन गलत है तो फिर कंक्लूजन का सिर्फ 1 ही मिलेगा। ठीक। और ये भी हो सकता है कि कंक्लूजन पूरा गलत हो और ऊपर के प्रोविजन भी जैसा आप चाह रहे हो, जैसा इंस्टीट्यूट चाहता है वैसा नहीं है, तो पूरे 0 भी आ सकते हैं उस क्वेश्चन के अंदर। तो आप लोग जो बार बार मुझसे पूछते हो उसका जवाब मैंने यहाँ इस वीडियो में दिया है, ध्यान से सुनते रहिएगा इस वीडियो को। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के ए का 2। रामा ने डायरेक्शन दी शाम को कि भाई मेरे लैपटॉप या मेरे बिहाफ पे मेरे लिए लैपटॉप बेचना, और उसने शाम को 11% का कमीशन देने की बात भी की है। हर लैपटॉप की जो सेल प्राइस है वो रामा ने खुद ने फिक्स की। अब देखो ये क्वेश्चन ना एजेंसी का है, एक व्यक्ति प्रिंसिपल है, दूसरा व्यक्ति एजेंट है। प्रिंसिपल कौन है? रामा। एजेंट कौन है? श्याम। अब राम या रामा ने शाम को प्राइस फिक्स करके बोला है खुद ने कि भैया इस प्राइस पे तेरे को लैपटॉप बेचना है, और मैं तेरे को सभी लैपटॉप बेचने के बाद जो फाइनल प्राइस आएगी उसका 11% कमीशन दूंगा, एजेंसी कमीशन। ठीक है। एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी लैपटॉप के इंपोर्ट वगैरह पे, तो रामा ने सोचा कि यार प्राइस ऑफ लैपटॉप
ऊपर जा सकती है नियर फ्यूचर में, तो वो श्याम की जो अथॉरिटी है फर्दर सेल के लिए रिवोक कर देता है। याद करो, प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी, बट एनीथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन कैरिड आउट बाय द एजेंट इन द बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल, उसके लिए तो प्रिंसिपल बाउंड है। हाँ, लेकिन आगे जो कुछ भी करता है उसके लिए उसकी अथॉरिटी प्रिंसिपल जब चाहे तब रिवोक कर सकता है। तो अभी हाल फिलहाल बिफोर रिसीविंग दिस लेटर एट हिज एंड, श्याम कितने लैपटॉप सोल्ड कर चुका था? राम की जो फिक्स की हुई प्राइस है उस पर 5 लैपटॉप सेल कर चुका था। तो 5 लैपटॉप की जो भी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लैपटॉप्स इंटू 11% का जो कमीशन है, उतना कमीशन तो एजेंट को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, हाँ, उसके बाद उसको फर्दर सेल नहीं करना, और अगर उसके बाद फर्दर सेल करता है तो प्रिंसिपल एजेंट पे केस कर सकता है फॉर मिस अप्रोप्रिएशन, हेरा फेरी या गड़बड़ी का, नॉट फॉलोइंग द डायरेक्शंस का। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है। श्याम ने 11% कमीशन मांगा 5 लैपटॉप के ऊपर फॉर ₹1 लाख ईच। अच्छा, वो जो प्राइस थी वो 1 लाख ईच थी। ठीक है, तो 1 लाख का एक लैपटॉप था, 5 बेचे, 5 लाख। 5 लाख का 11% कितना होगा? 11% 55,000 रुपये, तो 55,000। एक्सप्लेन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेदर सेल ऑफ लैपटॉप्स आफ्टर रिवोकिंग श्याम्स अथॉरिटीज बाइंडिंग ऑन रामा। देखना, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है। श्याम की अथॉरिटी रिवोक करने के आफ्टर यानी बाद में अगर कोई सेल ऑफ लैपटॉप होती है, अगर यानी वेदर, तो क्या वो सेल राम पे बाइंडिंग है? बोले नहीं, वो सेल राम पे बाइंडिंग नहीं है। क्यों? कारण ये कि अथॉरिटी रिवोक करने के बाद प्रिंसिपल ने अथॉरिटी जब रिवोक कर दी तो एजेंट को गुड्स बेचना नहीं चाहिए, और अगर वो बेचता है तो वो अनऑथराइज सेल है, राम मना कर सकता है। अथॉरिटी रिवोक की तो ऑब्वियसली मान के चल रहे हैं कि पब्लिक नोटिस दे दिया होगा अथॉरिटी रिवोक करने का। दूसरा क्वेश्चन, तो ये कितना सही है, सही क्वेश्चन है, छोटा सा 3 नंबर है, जरा जरा सा लिखना है, बहुत लंबे छोड़े नहीं लिखने हैं। वेदर श्याम विल बी एबल टू रिकवर हिज कमीशन फ्रॉम राम, इफ यस व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सच कमीशन। तो कितना ले पाएगा? बोले पूरा तो नहीं, 5 लैपटॉप जो बेचे उनका मांग पाएगा, और 5 लाख का 11% यानी कि 55,000 ले पाएगा। एकदम फुद्दू क्वेश्चन। मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का ए का 1 और 4 का ए का 2, इसमें कुछ कठिन था क्या? बिल्कुल भी कठिन नहीं था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दोनों क्वेश्चन थे, एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादा चांसेस गारंटी के और एजेंसी के क्वेश्चन आने के हैं, और वो आए भी हैं, है ना। तो कुल मिला के मान के चलें कि पेपर बहुत एक्सपेक्टेड आया है, और जिस लॉजिक से हमने पढ़ा है उस लॉजिक पे बेस्ड आया है, और हमको खुश होना चाहिए कि हम जिस लेवल पे पढ़ते, हम सोचते थे, क्लास में बात भी करते थे कि यार पेपर जनरली बहुत ईजी आता है, मतलब बहुत ही फुद्दू रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है। हाफ ऑफ द पेपर मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने नए तरह के क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, और ये सीधा सीधा फ़ायदा हम लोगों को मिला है जो लॉजिक से पढ़ते हैं। कारण क्या है कि अब लॉ पूरा 100 नंबर का हुआ है, तो अब जो कोर कंटेंट वाली बात होगी वही मज़ेदार होगी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, और बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, 7 नंबर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पता ही था, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी आते ही इसमें से भी। एक प्रोमिसरी नोट विच इज़ पेएबल एट अ सर्टन पीरियड आफ्टर साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मेकर देयर ऑफ फॉर पेमेंट। एक पर्टिकुलर टाइम साइट यानी जिस दिन आपको दिखाया उसके कुछ दिनों बाद, यानी कि टाइम इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट टाइम इंस्ट्रूमेंट को आपको प्रेजेंट करना है पेमेंट के लिए मेकर के पास। मेकर लाइबल होता है, पेई को पेमेंट मिलना है, तो हु विल प्रेजेंट? पेई विल प्रेजेंट टुवर्ड्स द मेकर। अंडर विच सिनेरियोज द प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी। अब याद करो, 100 बार बोला था कि प्रेजेंटमेंट वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, मानो या नहीं मानो आप चाहे, या अगर आप अंदर से आपका दिल गवाही देगा तो आप बोलोगे कि यार ये सब बातें करी हुई है, और ये बोला था प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट से क्वेश्चन आएगा, आ रहा है। एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट। अब देखना वापस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अंडर विच सिनेरियोज द प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट नेसेसरी। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट कब कब नेसेसरी नहीं है? तो भाई प्रोमिसरी नोट का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट कब नेसेसरी नहीं है? तो हम जानते हैं इसका आंसर, है ना। जब सामने वाला फिक्टिशियस पर्सन हो, या मेकर फिक्टिशियस पर्सन हो, या मेकर की डेथ हो गई हो, तो ऐसे बहुत सारे कारण थे, कुछ एक मन से बनाते आपको मैंने उस लॉजिक से पढ़ाया था, कोई बात नहीं। अगला, एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और ये भी बताओ अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कि कब हम इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड मान लेते हैं? ऑन द ड्यू डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट। ड्यू डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट के इंस्ट्रूमेंट को हम कब डिसऑनर्ड मान लेते हैं या डिसऑनर हो जाता है? तो जब वो पेमेंट नहीं करता है तब डिसऑनर हो जाता है, या वो व्यक्ति मिलता ही नहीं है तो डिसऑनर हो जाता है, या वो व्यक्ति फिक्टिशियस है तो डिसऑनर हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये 7 नंबर का तगड़ा क्वेश्चन था।
डायरेक्ट। भाई 6 नंबर का इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एक क्वेश्चन आने वाला था, क्वेश्चन नंबर 4 का सी ही आएगा और 6 नंबर में आएगा और डायरेक्ट ही आएगा, इसके ऊपर केस स्टडी नहीं आती। पहले से पता था, पूरा पेपर ब्लूप्रिंट आपको अच्छे से बाय हार्ट पता था, टिप्स पे था कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला, एंड यू आर प्रीटी मच रेडी अबाउट इट। तो फिर वहीं पहुंच गए हम जहां हम थे। इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके बारे में डिस्क्राइब इन ब्रीफ। 2-2 नंबर का है तीनों, एक तरीके से देखा जाए तो। सेबी के बारे में अच्छे से लिख सकते थे, आरबीआई के बारे में अच्छे से लिख सकते थे, अरे इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा है उसके आधार पर लिख देते। और आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब मजे की बात, इन तीनों के ऊपर 6-6 नंबर का एक क्वेश्चन हम मॉक टेस्ट में पूछ चुके थे। तो 6-6 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी थी, तो 2-2 नंबर का तो लिख ही सकते थे आप आराम से। तो बहुत फुदो। अच्छा, आईआरएफ छोड़ा नहीं, सबसे बड़ी बात की थी हम लोगों ने, स्पेशली जो 2 महीने वाली बैच के बच्चे होते, कुछ भी नहीं छोड़ा था हमने, इसीलिए कि अगर क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे ट्रिकी हो गया कॉम्बिनेशन में, तो ये आईआरएफ वाला क्वेश्चन काम आ जाएगा। अगर इसके साथ वाले सारे इजी हुए तो कम से कम इस आईआरएफ के क्वेश्चन के कारण तो ये फुद्दू क्वेश्चन नहीं छोड़ना पड़ेगा। और आईआरएफ का क्वेश्चन आता है तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पूरा अटेम्प्ट कर सकते थे। आया ना मजा? ऐसा। अब अगला क्वेश्चन ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन है पूरे पेपर का, एक ही ट्रिकी और थोड़ा सा मजेदार है ना। फिर भी हमने ऑक्शन सेल को बहुत ही मस्ती में पढ़ा था, तो आप जानते हो क्या है इसमें। पीटीसी होटल्स बॉम्बे ने डिसाइड किया है कि वो अपना फर्नीचर ऑक्शन यानी नीलामी के द्वारा बेचेंगे। इस पर्पस के लिए उन्होंने एक ऑक्शनियर फर्म को अपॉइंट किया है, आरएन एंड एसोसिएट्स को। ऑक्शनियर कौन? आरएन एंड एसोसिएट्स। सेलर कौन? पीटीसी होटल्स बॉम्बे। उन्होंने इनवाइट किए द टॉप 10 आर्किटेक्ट्स बॉम्बे के बोली लगाने के लिए। अ राइट टू बिड वॉज नॉट नोटिफाइड बाय देम। ओके, ये कीवर्ड इस पूरे क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इसी के आधार पे दोनों आंसर आएंगे बात के। राइट टू बिड उन्होंने पहले से रिजर्व नहीं किया था, नोटिफाई नहीं किया था। अच्छा, ये भी याद है आपको कि फर्नीचर अगर लॉट्स में सेल किए जाते हैं तो एवरी लॉट इज ए सेपरेट सेल ऑफ गुड्स इन एन ऑक्शन सेल। ठीक है, ये भी लाइन पहली लाइन थी। Furniture was put up in lots for sale. It was decided that for every lot of furniture there will be a reserve price. हर लॉट ऑफ फर्नीचर के लिए एक अलग रिजर्व प्राइस होगी। 25 फरवरी 2024 को ऑक्शन सेल स्टार्ट हुई 10 बजे पीटीसी होटल्स बॉम्बे के लॉन में, चौबारे में, आंगन में। एक स्पेशल लॉट ऑफ फर्नीचर जब बेचा जा रहा था तो 3 पार्टीज आगे आई बोली लगाने के लिए, मिस्टर नील, मिस्टर राज और मिस्टर देव, ऑन बिहाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंपनीज। अपनी अपनी कंपनी के बिहाफ पे, मिस्टर नील अपनी कंपनी के बिहाफ पे, मिस्टर राज अपनी कंपनी के बिहाफ पे, मिस्टर देव अपनी कंपनी के बिहाफ पे बोली लगाने आए। उनकी बिडिंग ऐसी थी, मिस्टर नील ने 5,70,000 की, मिस्टर राज ने 4,85,000 की, मिस्टर देव ने 6,10,000 की बिड लगाई थी। तो हाईएस्ट बिड किसकी है? मिस्टर देव की। तो टेक्निकली हाईएस्ट बिड जिसकी होती है उसके नाम पे फॉल ऑफ हैमर होता है और वो जीतता है और उसको फर्नीचर बेचना था। इन्होंने क्या किया? The sale was completed in favor of Mr. Neil, okay, by RN and Associates by fall of hammer. क्यों ऐसा क्यों किया? तो बोले मिस्टर देव की बिड इसलिए रिजेक्ट कर दी कि राइट टू बिड वॉज रिजर्व्ड। मतलब एक तो हम भी बिड कर सकते हैं और दूसरा बिड का राइट रिजर्व है, हम जिसको बोलेंगे वही बिड करेगा। आपको हमने बुलाया ही नहीं था, इन्विटेशन दिया ही नहीं था बिड के लिए, तो आप कैसे आ गए? लेकिन ऊपर उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि राइट टू बिड रिजर्व है, ऐसा आपने नोटिफाई किया ही नहीं था। तो टेक्निकली कंपनी जो ये कह रही है पीटीसी होटल्स और आरएन एंड एसोसिएट्स, उनका ऑक्शनियर मिस्टर देव को जो इसलिए रिजेक्ट कर दिया है कि आपकी बिड इसलिए नहीं मानी जाएगी कि हमारी बिड का राइट रिजर्व था और आपको हमने बुलाया ही नहीं है, तो आपकी बिड हम मानेंगे ही नहीं। तो ये उनका कहना गलत है। मतलब पीटीसी होटल्स और आरएन एंड एसोसिएट्स, सेलर और ऑक्शनियर दोनों गलत हैं और मिस्टर देव सही हैं। ठीक, अब सेकंड नंबर पे मिस्टर नील थे, राज को तो देने से रहे क्योंकि उसकी सबसे लोएस्ट बिड थी, तो इनको तो दिया नहीं बोल के और इनको दे दिया। लेकिन मिस्टर देव सही कह रहे हैं क्या? कि उनको राइट टू बिड है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने राइट टू बिड रिजर्व नहीं किया था, उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया है। तो जब आपने रिजर्व ही नहीं किया था तो फिर अगर मैं आया हूँ तो मैं बिड लगाऊंगा, और अगर मैंने बिड लगाई और मेरी हाईएस्ट बिड है तो फर्नीचर मुझे ही सेल होना चाहिए। तो क्वेश्चन जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक मिस्टर देव सही है। लॉजिक समझ में आया बेटा? सोचते कैसे, क्वेश्चन पढ़ते कैसे? हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना रखे हैं डिस्कशन के, ये सिखाने के लिए क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं। वो पैनिक ना करो, इसके लिए 7 मॉक टेस्ट लिए है ना। चलो, अच्छा ये हो गया एक लॉट। अब
फॉर अनादर बिड ऑफ इटालियन फर्नीचर, तो वो स्पेशल फर्नीचर तो गया, अब अनादर बिड ऑफ इटालियन फर्नीचर हुई, वो दो पार्टीज ने करी, तो ये एक सेपरेट लॉट है फर्नीचर का, इसकी सेपरेट बिड है। इसमें मिस्टर धीर ने 15 लाख की बिड लगाई और मिस्टर मधु ने RNN एसोसिएट्स के बिहाफ पे 15,20,000 की लगाई। तो अब इसमें बड़ी बिड किसकी है? 15,20,000 की, पर ये तो ऑन बिहाफ ऑफ RNN एसोसिएट्स है। अब ऑन बिहाफ ऑफ RNN एसोसिएट्स है मतलब क्या हुआ कि सेलर या ऑक्शनियर के बिहाफ पे बिड कर रहा है। अच्छा, मजे की बात है कि राइट टू बिड अगर रिजर्व हो तो ये बिड वैलिड मानी जाती, लेकिन क्वेश्चन में फिर आप याद करो ऊपर क्या लिखा था, राइट टू बिड तो आपने नोटिफाई किया ही नहीं, मतलब आपको राइट टू बिड था ही नहीं। बहुत बढ़िया, तो आपको राइट टू बिड जब था ही नहीं तो आप बिड लगा ही नहीं सकते थे। मिस्टर मधु जो RNN एसोसिएट्स के बिहाफ पे बिड लगा रहे वो बिड वैलिड ही नहीं है। तो सेल वॉज कंप्लीटेड इन फेवर ऑफ मिस्टर धीर, बिल्कुल सही जगह गई है, अब की बार जो सेल हुई है वो सही व्यक्ति को हुई है इंस्टेड ऑफ मिस्टर मधु। अब क्वेश्चन सुनना ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर देव, ऊपर वाले केस में मिस्टर देव और नीचे वाले केस में मिस्टर मधु ने यह आर्ग्यूमेंट दिया कि ऑक्शन सेल लॉफुल ही नहीं है। गिव योर ओपिनियन विथ रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट वेदर ऑक्शन सेल विल बी कंसिडर्ड लॉफुल और नॉट। मेरी बात सुनो, इधर उधर के क्वेश्चन पेपर रिव्यू के वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्लासरूम में भी सही जगह बैठे थे और अब अपने घर पे सही जगह बैठकर अपनी आँखों को सही पेपर रिव्यू आप आँखों से देख रहे हो, तो इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। आ रहा है समझ में? गले उतर रहे हैं ना लॉजिक के साथ, एक एक बात लॉजिक के साथ बोली जाए तो बिल्कुल गले के नीचे उतरती कि हाँ यार समाधान प्राप्त हो रहा है। अब मुझे बताओ, आप खुद ही बता दोगे कौन सही है कौन गलत। मिस्टर देव का कहना तो सही है, हम प्रूव कर चुके थे, है ना, क्योंकि राइट टू बिड नोटिफाइड नहीं था। लेकिन मिस्टर मधु का जो आर्गूमेंट है वो गलत है, वो जो कह रहे हैं कि मेरी हाईएस्ट बिड है, क्योंकि वो राइट टू बिड उनके पास था ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेलर या ऑक्शनियर के बिहाफ पे जब बिड लगती है तो वो वाला राइट टू बिड रिजर्व करना पड़ता है, आपको पहले से नोटिफाई करना पड़ता है, और नहीं है तो फिर वो प्रिटेंडेड बिडिंग है सेक्शन 235, और प्रिटेंडेड बिडिंग कभी भी वैलिड नहीं होती। इसलिए मिस्टर धीर सही हैं। तो कुल मिला के मधु और देव के बारे में पूछा है तो मिस्टर देव तो सही है, मिस्टर मधु का ओपिनियन गलत है, उनका आर्ग्यूमेंट गलत है। 7 नंबर, क्या ये ऑक्शन सेल वैलिड मानी जाएगी? तो ऑक्शन सेल इन द फेवर ऑफ मिस्टर धीर एंड नॉट इन द फेवर ऑफ मधु इज अ वैलिड ऑक्शन सेल, बट ये फाइनल कंक्लूजन, बट ऑक्शन सेल इन फेवर ऑफ मिस्टर नील and not in Mr. favor of Mr. Dev is unlawful. The first sale must have been made in favor of Mr. Dev in order to have made it lawful. आया है ना प्रॉपर आंसर? सब कुछ लॉजिकल है, ऐसे नहीं पढ़ते तो फिर कैसे पढ़ते भाई? अगला क्वेश्चन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डजंट मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। दोनों अलग अलग है, अपन डिफरेंस बिटवीन कर रखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चित्र के साथ धागे तोड़ तोड़ के, है ना। धागा कैसे तोड़ा था? ABCD चारों धागे से जुड़े थे, C गया तो बाकी धागे जुड़े हुए हैं, D गया तो भी A और B का धागा जुड़ा है, ABC तीनों चले गए, अकेले A बचा है, तो अब तो हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग अलग हैं। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? स्टेट एनी 3 सिचुएशन जब कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है पार्टनरशिप। डू यू अग्री में भी आपको 3-4-5 लाइन आधा पेज लिखना है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है पैराग्राफ में कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऐसे होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऐसे होता है, और व्हेन द एक्सटिंक्शन ऑफ रिलेशनशिप हैपेंस बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एंड व्हेन द रिलेशनशिप एक्सटिंक्ट्स बिटवीन सम बट रिमेन्स कंटिन्यूड इन विद इन रिमेनिंग पार्टनर्स इट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये पूरा समझा के एक आध एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद 3 सिचुएशन जब कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है पार्टनरशिप फर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे शार्प बात है कि आपको ये बताना है कि जब पार्टनरशिप पर्टिकुलर वेंचर या ड्यूरेशन के लिए हो, शुरुआत यहाँ से करना है, और वो वेंचर या ड्यूरेशन पूरा नहीं हुआ हो और म्यूचुअल अग्रीमेंट से भी डिसोल्यूशन ना हो पा रहा हो, तब जाके कोर्ट से डिसॉल्व करने की नौबत आती है। यहाँ से शुरू करना था। और उसके बाद 3 सर्कमस्टेंसेस कौन कौन सी थी? तो भाई इंसैनिटी ऑफ अ पार्टनर, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट, एक तो इस पेपर में ही ऊपर दे चुके हैं, परपेचुअल लॉसेस, है ना, पार्टनर्स नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म, जस्ट एंड इक्विटेबल, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, याद आ रहा है? बहुत सारे थे, 7 तरीके थे टोटल, तो आप उनमें से कोई से भी 3 लिख के आ सकते थे। वेयर पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू कोर्ट। ये सब क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट में आ चुके हैं। ये सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो नए नहीं है, जो एकदम पुराने क्वेश्चन है, वो मॉक टेस्ट में कवर हो चुके हैं या हमारे क्लास टेस्ट में कवर हो चुके हैं। शार्प बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 का बी भी हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 का सी। बहुत बढ़िया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हम जानते थे कि क्वेश्चन नंबर 5 का सी डायरेक्ट आएगा। पूरे 120 नंबर का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आप में से किसी ने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कोई ना कोई एक क्वेश्चन छोड़ा होगा। चलिए
वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेज ऑल टुगेदर टू परफॉर्म और इज डिसेबल्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ इट, द अदर पार्टी हैज़ अ राइट टू रिसाइंड इट. Discuss this statement and the effects of such refusal under the provisions of the Indian Contract Act 1872. सेक्शन 39. याद करो, हमने पढ़ा था कि एक बार कोई पार्टी अगर अपने आप को डिसेबल कर लेती है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, तो जो दूसरी पार्टी है उसको कॉन्ट्रैक्ट को क्या करने का राइट है, रिसाइंड है. लेकिन अगर वो पार्टी फिर आ जाती है और आप उसको फिर अलाउ कर देते हो कंटिन्यू करने के लिए, तो फिर आप सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हो जो नॉन परफॉर्मेंस पार्ट है उसका, लेकिन फर्दर उसके बाद एक बार हाँ बोलने के बाद उसको आगे वापस मना नहीं कर सकते. जिससे याद करो, ये क्वेश्चन बहुत बार अपन ने डिस्कस किया है क्लास में भी, अच्छे से, बहुत अच्छे से किया है कि ए ने बी को, थिएटर मालिक ने एक कलाकार को सिंगिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको अपॉइंट किया और 2 महीने तक हर महीने हर वीक में 2 बार गाना गाना है. तो पहले महीने के हर हफ्ते के 2-2 दिन 8 बार तो आया, लेकिन सेकेंड महीने के फर्स्ट वीक की 2 नाइट्स गाना गाने नहीं आया. और जब सेकेंड महीने के सेकेंड वीक में वो आया, तो अब आपके पास राइट है कि आप रिसाइन कर सकते हो कि भाई अब जा, ठीक. लेकिन अगर आप उसको अलाउ कर देते हो एक्सप्रेसली एम्प्लॉयडली, तो अब आप सिर्फ जो फर्स्ट वीक के 2 नाइट्स नहीं आया उसका डैमेजेस मांग सकते हो, लेकिन बचे हुए जो महीने का जो है सिंगिंग, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक की 6 नाइट्स की सिंगिंग, उसके लिए अब आप उसको बाद में नहीं बोल सकते कि मैं आप रिसाइन कर रहा हूँ. रिसाइन करने का राइट एक बार है, रिसाइन कर दिया तो ठीक, और रिसाइन नहीं किया तो फिर अब आप बाकी आपको उससे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस लेना पड़ेगा, परफॉर्म उसको करने देना पड़ेगा, उसको परफॉर्मेंस का पैसा भी देना पड़ेगा, लेकिन जितनी रात उसने नहीं गाना गाया है उतने का आप कॉम्पनसेशन ले सकते हो. बस इतना, ये पूरा आपको थ्योरेटिकली समझाना था और ये वाला एग्जाम्पल दे देना था. 6 मार्क्स, बहुत ईजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम फुद्दू. एंड नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके 3 पार्ट हैं ABC. देखिएगा, बहुत आसान. बाउंसिंग ऑफ चेक बहुत ही तगड़े तरीके से पढ़ा था हमने क्लास में, बहुत चर्चा की थी इस पर, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए थे हमने. और ये सेक्शन 138 139 वाला पोर्शन था, 138 स्पेशली. मिस्टर वाई ने इशू किया एक चेक 10,000 रुपये का मिस्टर जेड को, जो बैंक ने डिसऑनर कर दिया है ड्यू टू नॉट हैविंग इनफ फंड्स इन हिज अकाउंट्स. तो इनसफिशियंसी ऑफ फंड के कारण जो होता है उसको हम, उस वाले डिसऑनर को हम बाउंसिंग बोलते हैं, ठीक. 138. एंड हैज़ नो अथॉरिटी टू ओवरड्रॉ, और उसको ओवरड्रॉ करने की अथॉरिटी भी नहीं तो बैंक बोलता कि ठीक है आपके खाते में नहीं है, पर हम आपको ओवरड्रॉ करके आपका चेक तो क्लियर कर देते, बाद में आपसे ले लेंगे, पर उसको ओवरड्रॉ की अथॉरिटी भी नहीं है. तो कुल मिला के चेक तो हुआ बाउंस, 138 लगना चाहिए. पर 138 के प्रोविजन लगा दो, रेलिवेंट प्रोविजन. ये तो केस स्टडी का क्वेश्चन है कि 138 तभी लगेगा जब इनसफिशियंसी ऑफ फंड के कारण हुआ हो, चेक आपने 3 महीने में लगाया हो, और वो लीगली एनफोर्सेबल डेट को रिकवर करने के लिए लगाया गया हो. लीगली एनफोर्सेबल डेट मतलब, याद करो, मैंने दोस्त को बोला था कि तुझे ऐसी गिफ्ट में दूंगा 10,000 रुपये, या मैंने अपने स्टूडेंट को बोला था कि तू पास हो गया तो 1 लाख रुपये दूंगा, या अपनी बेटी को गिफ्ट देने के लिए बोला था, या किसी को डोनेशन दे. तो ये वो कर्जे हैं जो एनफोर्सेबल नहीं है ना, सोशल, मॉरल, रिलीजियस, डोमेस्टिक नहीं. लेकिन अगर मान लो किसी व्यापारी से मैंने पैसा उधार लिया है और उसको 10,000 का चेक दिया होता है, तो ये उसका जो डेट है मेरे ऊपर, वो लीगली एनफोर्सेबल डेट है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन है. आया लीगली एनफोर्सेबल का मीनिंग याद आया? बहुत बढ़िया. तो ये सारी कंडीशन लिखना, और उसके बाद अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो डिसऑनर नॉर्मल डिसऑनर नहीं है, बाउंसिंग है. और बाउंसिंग पे 138 लगता है, 2 साल तक की जेल या ट्वाइस अमाउंट तक की पेनल्टी, ठीक. बहुत बढ़िया. एग्जामिन एज पर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट वेदर, 7 नंबर का क्वेश्चन है. मिस्टर वाई इज लायबल फॉर डिसऑनर ऑफ चेक, इफ यस व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच ऑफेंस. ऑफेंस बोल दिया मतलब क्राइम, मतलब वो खुद आपको हिंट दे रहे हैं कि 138 लगाओ यहाँ पे, है ना, क्रिमिनल ऑफेंस है 138. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पूरा चैप्टर सिविल लॉ, पर 138 की धारा क्रिमिनल है. मजेदार. तो क्या ये डिसऑनर के लिए वाई लायबल होगा? हाँ जी, बिल्कुल लायबल होगा. कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? 2 साल तक की जेल और 2 गुना तक की पेनल्टी वगैरह सब जो आपको आता है, पूरा 138 लगाना है, ठीक. रेलेवेंट प्रोविजन में सब एक साथ डाल दो, फिर 1 और 2 करके बता दे रहा है ना. एनालिसिस कंक्लूजन 1, एनालिसिस कंक्लूजन 2. व्हाट वुड बी योर आंसर? अगर वाई ने वो चेक इशू किया होता डोनेशन के लिए मिस्टर जेड को, तो हमारा आंसर बदल जाता. तब ये बाउंसिंग वाला ऑफेंस नहीं होता, क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल करना थी, पर तीसरी वाली कंडीशन, इट शुड हैव बीन इशूड फॉर डिस्चार्जिंग अ लीगली एनफोर्सेबल डेट, बट इन दिस केस इट वाज नॉट given या issued for a discharge of legally enforceable debt. in fact it is for donation, therefore 138 अट्रैक्ट नहीं होगा, और 138 नहीं लगेगा तो ये क्राइम, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, 2 साल तक की जेल नहीं है. इट इज़ अ नॉर्मल डिसऑनर ऑफ चेक, जिसमें कोई कुछ भी नहीं लगना है, कोई ऑफेंस नहीं है. आया 7 नंबर. क्लास ध्यान से सुनना जरूरी है. चौड़ में रहना, घमंड में रहना, ये दुख देता है. जो विनीत विनम्र भाव से पढ़ाई करते हैं
कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाई करते हैं, रटने पे विश्वास नहीं करते हैं, पहला ध्यान पढ़ने पे लगाते हैं, अपने स्कूल के 90-95% को एक तरफ रख के पूरी विनम्रता के साथ एक एक क्लास अटेंड करते हैं, मजाल है कि वो बच्चा कुछ गलत करके आए। विद्या ददाति विनयम ना, विनय से काम होता है। और वो हर बच्चा आज मज़े कर रहा है और वो ये क्वेश्चन पेपर का रिव्यू सुन के बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी। याद करो, मैंने मैराथन के टाइम पे एक बच्चे ने मुझे वो वीडियो क्लिपिंग काट के भेजी भी, मैं आप लोगों को भेजूंगा, जिसमें मैंने कहा था कि भाई इस बार एग्जाम में आ रहा है गट फीलिंग इंट्यूशन, वेजरिंग आ ही रहा है, और आई गया वेजरिंग, और इसमें तो इंटरनल चॉइस भी दे दी। ये अच्छा करा। 6 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट का। देखो भाई, वेजरिंग अग्रीमेंट्स को समझाओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, और वेजरिंग के जो मिलते जुलते ट्रांजेक्शन है लेकिन वॉइड नहीं है वो भी समझाओ। तो प्राइस कंपटीशन एक्ट में 1000 रुपये तक के जो ट्रांजेक्शन है वो वैलिड है। फिर स्टॉक मार्केट के ट्रांजेक्शन वैलिड है, कमोडिटी मार्केट के ट्रांजेक्शन वैलिड है। हॉर्स रेस में कोई प्लेट या प्राइस आप घोषित करते हो 500 रुपये से ज़्यादा के, तो वो वैलिड है। प्राइस कंपटीशन में 1000 के अंदर, और प्लेट वगैरह या कप वगैरह या कुछ प्राइज मनी इशू कर रहे हो हॉर्स रेसिंग में, वो 500 से ज़्यादा होनी चाहिए तो वैलिड है, कम में वॉइड है। और प्राइस कंपटीशन वाली 1000 से कम में वैलिड है, 1000 से ऊपर में वॉइड है। तो ये तमाम जो सिमिलर टू वेजरिंग है वो भी हमने पढ़े थे। और वेजरिंग किसे कहते हैं? गेम ऑफ चांस, सोल पर्पज इज टू बेट, लॉस ऑफ वन पार्टी इज गेन ऑफ अनदर पार्टी। दोनों में से किसी भी पार्टी का इसमें कोई भी एफर्ट नहीं है, दोनों का उस इवेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं है। एक कोलेटरल इवेंट पे डिपेंड करेगा विच मे और मे नॉट हैपन। एवरी कंटिंजेंट अग्रीमेंट इज नॉट वेजरिंग बट एवरी वेजरिंग इज ए कंटिंजेंट अग्रीमेंट। सब कुछ प्रॉपर बोल रहा हूँ, आप आगे पीछे करके वापस सुन लो, गलती नहीं निकाल पाओगे। तो ये एकदम ज़बरदस्त बात जो अपन ने क्लास में पढ़ रखी है वो उन्होंने एग्जाम में पूछ ली। इसके अलावा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रकार थे पाँचों, सेक्शन 32, 33, 34, 35, 36, वो भी हमने अच्छे से पढ़ रखी। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, तो अगर टाइम बचाना होता तो मोस्टली बच्चों को वेजरिंग करना चाहिए था। पर अगर आपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कराए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना। कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग, कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, 2 पैरेलल लाइंस क्रॉस कर जाए वाला, और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग विद इन स्पेसिफाइड टाइम एंड नॉन हैपनिंग विद इन स्पेसिफाइड टाइम। तो वो पांचों कॉन्ट्रैक्ट पूरा टेबल बना था हमारा, इधर रूल, इधर डिस्क्रिप्शन, इधर उसका एग्जाम्पल था, इफ़ यू रिमेंबर। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ये भी आपने क्या है, वेजरिंग का सेक्शन 30 था, सेक्शन के साथ याद किया था हमने बहुत अच्छे से। और ये एक आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का सी, देखें ये भी। जे एक होलसेलर था, प्रीमियम बासमती चावल बेचता था। उसने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे 100 बैग्स ऑफ राइस 10 किलो ईच, 100 बैग 10 किलो ईच यानी कि 1000 किलो चावल एक लोकल रिटेलर को बेचा ऑन सेल और रिटर्नेबल बेसिस विद इन 1 मंथ ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के 1 महीने के अंदर अंदर आप गुड्स वापस कर सकते हो, पसंद ना आए तो। ठीक। द नेक्स्ट डे द रिटेलर सोल्ड 5 बैग्स ऑफ राइस टू अ रेगुलर कस्टमर के। रिटेलर ने अपने रेगुलर कस्टमर के को 5 बैग चावल के 100 में से बेच दिए, 95 बचे। 1 वीक बाद के ने रिटेलर को बोला कि क्वालिटी ऑफ राइस प्राइस के हिसाब से मैच नहीं कर रही है, राइस प्राइस है ना, राइस की जो प्राइस है वो उस क्वालिटी का राइस नहीं है कि ये वाली प्राइस चार्ज की जाए। अब रिटेलर जो है वो सारे के सारे ही बैग्स रिटर्न करना चाहता है जे को, इंक्लूडिंग 4 बैग्स नॉट यूज्ड बाय के। तो के ने 1 बैग खोल लिया था उसमें से, तो 4 तो उसने वापस कर दिया और 95 रिटेलर के पास पड़े थे, तो 99 बैग वापस करना चाहता है। कैन द रिटेलर डू सो? अब याद करो कितने अच्छे से और कितनी बार। अच्छा ये भी मैंने कहा था सेल ऑन अप्रूवल बेसिस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आएगा। याद करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो लिस्ट भेजी थी उसमें भी था ये। अब इस तरीके से आया प्रैक्टिकल बेसिस पे, बढ़िया क्वेश्चन है। याद करो कि जब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस होती है तो अगर सामने वाला अप्रूवल दे दे तो फिर वो सेल वैलिड हो जाती है, लेकिन अगर वो अप्रूवल न भी दे लेकिन ऐसी कोई हरकत कर दे जिससे हम ये मान के चले कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं तो फिर वो सेल कंप्लीट हो जाती है और अब आप गुड्स वापस रिटर्न नहीं कर सकते। क्या क्या था तरीका एक्सेप्टेंस करने का, गुड्स एक्सेप्ट करने का? या तो आप एक्सप्रेसली बता दो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिए, या आप रीजनेबल टाइम निकल गया है या स्पेसिफाइड टाइम निकल गया, अभी तक आपने रिजेक्शन का नोटिस नहीं दिया है सेलर को, या तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टाइटल ऑफ द सेलर, यानी कि या तो आप सब सेल कर दो या गुड्स को प्लेस कर दो। एन एक्ट विच ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज दैट यू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। तो क्या यहाँ पर उसने फर्दर 5, अच्छा ये जरूरी नहीं कि 100 बेचे हों, वैसे भी रिटेलर एक दिन में 100 बैच किसी
बैग किसी एक को कैसे बेचेगा? 5 भी बेचे हैं तो वो ये मान के चल रहे हैं कि 5 बेच दिए हैं, वो सब 100 एक जैसे हैं और उनमें से 5 आपने बेच दिए, मतलब आपको 100 के 100 एक्सेप्टेड है। तो 5 भी बेचना इज इक्वल टू 100 एक्सेप्ट करने के बराबर है। तो अगर आप 5 बेच चुके थे तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, अब आपको गुड्स एक्सेप्ट हो गए हैं और अब आप गुड्स रिटर्न नहीं कर सकते। तो इवन रिटेलर भी क्वेश्चन क्या पूछा है, इससे रिलेटेड, इस कंटेक्स्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है अंडरलाइंग, यानी कि इसके नीचे जो भी प्रोविजन है अंडरलाइंग प्रोविजंस, उनको डिस्क्राइब करो। तो सेल और रिटर्न बेसिस को पूरा अच्छे से समझा देना है आपको और अंत में बता दो कि मिस्टर रिटेलर, क्या नाम है रिटेलर का, लोकल रिटेलर, उसका नाम नहीं दिया है, तो द रिटेलर कैन नॉट रिटर्न, या यूं कहो मिस्टर जे इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स रिटर्न बाय द लोकल रिटेलर एंड इट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द लोकल रिटेलर। ये हो गया 7 नंबर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यहाँ आकर हमारा 120 नंबर का पूरा पेपर डिस्कशन हुआ। आपके जितने पॉसिबल क्वेश्चन या क्वेरीज रेज हो सकती थी मैंने उन सब का जवाब दिया। उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और रिजल्ट हमारा बहुत ही अच्छा आने वाला है। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।